हालत है। अभी हम मौजूद है अपने ही गाँव कदमगाछी वार्ड नंबर 2 में, जो कि बलिया पंचायत के अंतर्गत आने वाला एक गांव है, और ये गांव कोचाधामन प्रखंड में पड़ता है, जो कि किशनगंज जिला अंतर्गत आता है। इस गांव की जो स्थिति है, अभी जिस इलाके ये वाला इलाका थोड़ा सा दिखाइए, यहाँ से जो लगभग 200-300 मीटर की दूरी पर 400 मीटर की दूरी वाला जो एरिया था, वहां पे हम लोग क्रिकेट खेला करते थे। देखते ही देखते सिर्फ 1 से 2 साल के अंदर क्रिकेट का मैदान कब जाकर के नदी में तब्दील हो गया, और कब गांव का लहलहाता हुआ खेत, तमाम लहलहाती हुई खेत नदी में तब्दील हो गया। ये देखते ही देखते लोग बस इसको देखते ही आ गए। अब देखिए ये धान का खेत है, इनका क्या हाल है, कैसे लोग खाएंगे पिएंगे। आज अनाज की ऐसी ही किल्लत चल रही है, और धान का जो है खेत पूरी तरह से नदी में समा चुका है। अब हालात इतने बद से बदतर हो चुके हैं कि लोग खून के आंसू रो रहे हैं। लोग पहले तो आते थे नदी की तरफ घूमने के लिए, तो मतलब एंजॉय के पर्पज से आते थे, लेकिन हालात बदला, वक्त बदला, जज्बात बदला। अब लोग जब नदी के किनारे आते हैं तो उनके आंख से जो है ना आंसू बहना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये वक्त की बात है। जब कभी हम लोग भी इस इलाके में आकर के रहते थे तो इस इलाके में अक्सर खुशहाली था और बाकी सदाबहार माहौल बना हुआ रहता था। अभी देखिए इधर जो दिखाई दे रहा है सबसे दक्षिण तरफ, ये वाला एरिया में अभी काफी गांव के लोग आए हुए हैं देखने के लिए, क्योंकि हालात हम लोग कभी इस तरह का अपने होश शकल में जो है कभी इस तरह के हालात देखे नहीं थे कि नदी की जो बाढ़ आने से क्या क्या स्थितियां बन पाती है, इस तरह की चीजों को हम लोग देखे नहीं थे। आज इसी बाढ़ को लेकर के इसी में हमारे बीच अभी हमारे बलिया पंचायत के ही बहुत ही गणमान्य आदमी है, जो कि हर मामले में सोशल करके उनकी अगर बात की जाए तो जब भी लोगों को अगर जरूरत हो एक कॉल में हाजिर होने वाले ऐसे शख्स में उनका परिचय कराऊंगा। वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, हमारे बलिया पंचायत के ही है, और तो और वो जिस परिवार से आते हैं वो जग जाहिर है, लोग उनको जानते हैं। और इसलिए नहीं जानते कि वो किस परिवार से, वो एक ऐसे शख्स हैं जो आज के डेट में कभी भी अगर किसी को जरूरत होती है तो लोग हाजिर हो जाते हैं। हमारे बीच मौजूद है हमारे शाह आलम चाचा, अभी वो आएंगे और वो भी बताएंगे कि भाई उससे हम कुछ सवालात भी करेंगे और वो उनके जवाब भी देंगे, क्योंकि उनके अब तक की जो उम्र है वो बाढ़ कटाव को लेकर के, नदी को लेकर के, आपदा को लेकर के उनका क्या अनुभव रहा है, क्या क्या चीजों को देखे, उस पर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और साथ में मौजूद है मिजान साहब, जो कि अच्छे खासे डॉक्टर है, अभी अपने इलाके में अपना योगदान दे रहे हैं। मिजान साहब की पहचान जो है बस इतनी सी है कि आप उनको सिर्फ इतना जान लें कि कोरोना काल में जब लोग पेशेंट को हाथ लगाना गवारा नहीं करते थे, ऐसे समय में बल्ले धरती पर किशनगंज से बिल्कुल प्रैक्टिस करके आए और नए नए बिल्कुल यंग डॉक्टर थे, और उन्होंने पूरे बलिया पंचायत का सेवा किया। उसके लिए भी हम दिल से धन्यवाद करते हैं। अब हम लोग एक एक करके शाह आलम चाचा और मिजान से हम लोग जानेंगे कि इस नदी कटाव को लेकर के कैसे इसको रोका जा सकता है, और नदी कटाव से क्या क्या प्रभाव हो सकता है, कितने गांव इसकी जद में आ सकते हैं, क्या नदी कटाव का क्या क्या दूरगामी परिणाम हो सकता है, इसको लेकर के हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। चलिए हमारे बीच हमारे शाह आलम चाचा है, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप इस दुख की घड़ी में ये कहेंगे, क्योंकि इस घड़ी में लोग सुख में आए नहीं आए, लेकिन दुख की घड़ी में जब लोग आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो पहले आप ये बताएं कि आपको यहाँ आकर के कैसा महसूस हो रहा है, आप यहाँ पे आए, आप नदी कटाव को देख रहे हैं, इस दर्द को देख करके आप क्या बयान करना चाहेंगे? पहले ये बताइए। मैं यही कहूँगा कि मेरा यहाँ पैदाइश हुआ है और धरती से मेरा नाता है, और बलिया पंचायत और ये बलिया मौजा, बलिया गांव, और उसमें से टोला कदमगाछी काशीवाड़ी बलिया है। तो मेरा एक परिवार है और इससे मेरा बहुत पुराना नाता है, और मेरी उम्र के हिसाब से बहुत ही मतलब गहरा नाता है। और अभी हम यहाँ खड़े हैं और ये पुरानी नदी में हम लोग खड़े हैं। ये सन 1975 की बात है, जो मेरी पैदाइश ही 68 में हुई है। तो जब मुझे होश आया है तब से मैं देखा हूँ कि इस जगह नदी है। अच्छा, मतलब इसी जगह पर पुरानी नदी है, ये पुरानी नदी है, पुरानी नदी है। अच्छा, कुछ लोग जो बोल रहे थे कि जैसे कदमगाछी गांव का जो अभी हिस्सा है, नदी कभी किसी जमाने में उधर से बहा करती थी, तो मतलब इसमें क्या कहती सच्चाई? तो मैं उस नदी को तो देखा नहीं हूँ, लेकिन मुझे याद है कि हमारे यहाँ देहात में लोग उसको मरिया बोलते हैं। अच्छा, अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? मरिया। तो जो आपका वो हिस्सा है वो मरिया है। तो जब वो नदी बरसालाब आता है तो यकीनन है कि वो मिट्टी बहा के वो भरता है। भरने के बाद वो जो ना पूरा वो भर गया। भरने के बाद जब ये आपका ये गांव जो मेरे जो सामने जस्ट ये पश्चिम की ओर जो हम अभी देख रहे हैं, पश्चिम की ओर देखते हैं, ये पुराना गांव है कदमगाछी। असल
गांव कदमगाछी ही है, पश्चिम वाला हिस्सा। अच्छा अच्छा। और हम लोग नदी में खड़े हैं हम आज ऊपर नदी में जी। खड़ा हुआ है। तो अभी ये नदी का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन कटाव में नदी आज यहाँ कटाव करे। लेकिन जिसके बारे में आपने सवाल किया, वो एक्चुअली वो पहले नदी था, और वो जब वहां से नदी बलिया की तरफ रुख लिया, बलिया की तरफ जब रुख लिया, अभी हम कदमगाछी में खड़े हैं, लेकिन पूर्व वाला जो हिस्सा है बलिया का हिस्सा है, और वो नदी बलिया में थी नहीं, और नदी वो बलिया चली गई। एक छोटा सा धार हुआ था यहाँ। अच्छा अच्छा। ज्यादा चौड़ी नदी थी नहीं, छोटा सा धार, जिसको कहते हैं मरियम अपनी भाषा में। अच्छा, ये कब तक की बात है लगभग? ये मुझे जब होश आया, मैं तो बता रहा कि मैं सन 75 की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, यानी बलिया के तरफ नदी का कोई नामो निशान था नहीं था। और अच्छा। हम उस वक्त मैं तुम्हें एक अहम जानकारी ये देना चाहूंगा कि हम लोग ईद और बकरीद की नमाज एक ही जमात होती थी। अच्छा, ये हम लोग का ये वाला ईदगाह में एक ही जमात थी। अच्छा, आज भी जो पुराने लोग हैं वो आपको बता सकते हैं, आप पूछ भी सकते हैं। यानी ये जो काशीबाड़ी वाला ईदगाह है, एक छोटी सी जो नदी थी, तो लोग एक ही जमात हुआ करता था। जब नदी हो गया तो बलिया वाले अलग हो गए, कदमगाछी और दासीवाड़ी अलग हो गए। एक इतिहास में आपको बताया। चलिए हम कुछ सवालात आपसे करेंगे 1 by 1। तो सबसे पहला सवाल है इसी कड़ी में कि हम ये जानना आपसे चाह रहे हैं कि नदी कटाव जो है किस तरह की समस्या है और इसका क्या क्या प्रभाव हो सकता है। आप अपने नदी कटाव, आप अगर यूं कहें तो ये समस्या भी है और समस्या नहीं भी है। आप कहेंगे नहीं क्यों बोल दिए? हाँ, ये क्योंकि हमें सरकार उतनी मदद नहीं कर सकती जो हमारे उत्तर भारत में जितनी नदियां हैं। जितनी उत्तर भारत जो नेपाल की तरह से जितनी भी नदियां निकली है, उसके किनारे जितने भी गांव बसे हैं या किसानों का खेत है, तो उस हिसाब से सरकार इसको इतनी मदद नहीं कर पाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरी सोच कह रहा है। और सरकार चाहेगा भी तो मदद नहीं कर सकता, और उन हिस्सों में मदद कर सकता है जहां सरकार को नुकसान हो। अच्छा, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि बिहार की जो आबादी जिस तरह से है, लोगों की समस्याएं जिस तरह से दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, और एक ऐसे राज्य में जहाँ एक फैक्ट्री तक नहीं है, आर्थिक व्यवस्था जो है पूरी, वहाँ सरकार पूंजी लगा नहीं सकती। हाँ, वहाँ पे पूंजी सरकार लगा नहीं सकती। और सरकार जो है, हमने अब तक देखा है कि बाढ़ का जो है अब तक कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकलता है। बिल्कुल। जबकि अगर किसी मरीज का पेट में दर्द हो तो क्या वो जीवन भर उस दर्द से गुजरेगा? नहीं गुजरेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या बिहार के पास कोई ऐसा परमानेंट सोल्यूशन नहीं है कि बाढ़ को लेकर के इसका एक हल निकाला जाए, ताकि इन तमाम पैसों को जो हर साल बाढ़ के बहाने गरीबों में बांटने के बजाय नेता अपने जेब में भरते हैं, उसका कोई बेहतर काम? मैं छोटे शब्दों में यही कहूंगा, मैं कोई नेता नहीं हूँ, एक समाज का सुख दुख मैं साथ देने वालों में से हूँ, और हमेशा हकीकत को बयां करता हूँ। नेता लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए चंद लोगों को लेके आते हैं, या अपने जुलूस और जलसा लेके आते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। वो सिर्फ अपनी वोट बैंक की राजनीति तक ही मदद रहते हैं, और वो उस वक्त दिखाई देते हैं जिसको कहते हैं बरसाती मेंढक। हमें बाढ़ से पहले सोचने की जो चीज जरूरत है, वो हमें बाढ़ के वक्त से वो एक क्या कहेगा दिलासा, एक भरोसा, एक साहस देने के लिए आते हैं। वो अपनी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की वजह से। जबकि बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए बाढ़ से पहले उस चीज को देखा जाता है। आज मनरेगा से जो छोटा छोटा गांव है, गरीब लोग बसे हुए हैं, मनरेगा से वहाँ एक बांध बनवा सकता है। तो ये चीज हमारे यहाँ होता नहीं है। ये होता कब है? जब आषाढ़ आया, बाढ़ बरसात आया, अब नेताओं का भीड़ आना, अफसरों का भीड़ आना, वो हुजूम लगा रहता है। वो एक मेला समझिए। तो हम लोग एक मेले में खड़े हैं। बस ये नदी किनारे वाले को बस यही कहूंगा कि आप इतना कहते अपने आप को दिल में तसल्ली दीजिए कि हम मेला में आए हुए हैं। अच्छा, अभी आप यहाँ पे आए, अभी आप जैसे इस इलाके को देख रहे हैं कि यहाँ जो कटाव जो है काफी हद तक गहराई लेते जा रहा है। जो नदी आज से अगर हम बात करें 1-2 साल पहले की बात करें, तो वो नदी 400 मीटर की दूरी पर हुआ करता था। वो नदी धीरे धीरे यहाँ आ गया। अब जो सूरत हाल देख करके आप क्या कहना चाहेंगे इन गाँवों को लेकर के, कि इन गाँवों को किस तरह का खतरा मंडरा रहा है? खतरे में गाँव है, इसमें कोई शक नहीं। और मैं समझता हूँ कि इससे सिर्फ गाँव को ही नुकसान नहीं है। हम लोग देहात से हैं, किसानी करते हैं, इन्हीं खेत को जोत के खाते हैं, तो मेरा गांव भी जाएगा और खेत भी जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, ये कि हम लोग जब से बड़े हुए तब से अक्सर ये बात सुनते हैं, जब भी बात अगर बाढ़ की हो और कटाव की हो, तो 2-3 गांव का नाम मुख्य रूप से जो सामने आता है, उसमें एक गाँव है हरिया, और खुद यहाँ पे करीब में जो गाँव है मचकुरी वगैरह सब। लेकिन हरिया वगैरह का हाल ये है कि अब वो धीरे धीरे वो गाँव भी लगभग बच चुका है।
तो क्या अभी जो आप इस तरह का हालात यहाँ पे देख रहे हैं, तो इन हालात को देखते हुए अगर हमें हड़िया और मुसल्लंगा जैसे उन गाँव के हालात जैसी स्थिति न बन पाए, तो इसको लेकर के हम अभी क्या मतलब किस तरह का क्या हो सकता है? बिल्कुल जो आपने कहा है कि आज हरिया उजड़ चुका है, अगर इसको वक्त रहते हुए हमें सरकार की तरफ से अगर कोई मदद नहीं मिला, जैसे मदद में क्या है, वो बांध बांधना, और आजकल वो जियो बैग, इस तरह मतलब इस तरह का उनके पास समाधान है। अगर ऐसे वो समाधान हमें अगर नहीं करके देगा तो गांव खतरे में है, ये भी हरिया हो जाएगा एक दिन। अच्छा, यानी जियो बैग वगैरह जो है, बांध तो एक तरह का परमानेंट सोल्यूशन हो गया कि अगर उसको पूरी तरह से बांध दिया जाए तो यकीनी तौर पर ये कहा जा सकता है कि अगर बांध वो भी पत्थर वगैरह का हो जिसमें तार का जाली वगैरह लगा दिया जाता है, तो वो तो परमानेंट सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन अगर फिलहाल अभी की जो स्थिति है कि और ना कटे उसके बाद काम परमानेंटली किया जाएगा, तो अभी मतलब जियो बैग वगैरह से काम करके फिलहाल इसको रोका जा सकता है, ये आप कह रहे हैं? रोका जा सकता है। उसका एक छोटा सा समाधान है जो नेतागण और प्रशासन दोनों कर सकता है। अच्छा, आप थोड़ा सा हरिया गांव के बारे में अगर आप बताना चाहें मुख्तसर में कि उस गांव में किस तरह से कटाव तेज हुआ और धीरे धीरे लोग गांव छोड़ने पर मजबूर हो गए, उसके बारे में अगर थोड़ा सा आप बताना चाहिए 1 मिनट में। मैं उस गांव में तो गया नहीं हूँ। अच्छा। लेकिन नदी के किनारे मेरा घर होने के नाते तो इसका तो मुझे तजुर्बा है। जी बिल्कुल, ये तजुर्बा है। उस तजुर्बा की बुनियाद पर मैं 2 शब्द यही कहूंगा कि नदी का कटाव, मैं सबसे पहले भी कहा था कि नदी का कटाव आप रोक नहीं सकते हैं, नदी का बहाव रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि सरकार, ये आपने एक चीज और सुना होगा ये इसके बारे में कि सरकार ने इसको क्या वो महानंदा बेसिन परियोजना, तो एक बहुत ही लंबा प्रोजेक्ट है, तो उजड़ जाएंगे, शायद उजड़ जाएंगे जब सरकार का वो समाधान, जब वो चीज आएगा तब तक गांव का गांव उजड़ जाएगा। तो मैं यही कहूंगा कि हरिया गांव के बारे में जो कह रहे हैं ये कुदरत का ही कुदरत ही कहिए इसको, हम तो बस यही कहेंगे, क्योंकि हम तो सरकार से भी निराश हैं। मैं नेतागण पर ज्यादा ब्लेम इसलिए नहीं कर सकता हूँ कि पैसा सरकार खर्च करती है, तो सरकार जब पैसा खर्च करती है तो मैं पहले कहा जहाँ आमदनी होगा सरकार वहां पहले नजर रखेगा। जैसे आज की हालत है, अभी हम लोग इस गांव को देख रहे हैं, लोग सभी आवाज उठा रहे हैं, आप भी अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं कि इस इलाके का कोई समाधान निकल जाए। ऐसे ही तो नहीं हुआ था कि मतलब लोग आवाज उठाते रहे, उसका कोई समाधान नहीं निकलता रहा और एक दिन ऐसा आया कि लोग गाँव छोड़ने पर मजबूर हुए। इस तरह की चीजें भी हो सकती है वहाँ पे। चलिए, हम नेक्स्ट सवाल आपसे करना चाहेंगे कि बलिया, कदमगाछी, काशीबाड़ी और डकेता गांव को लेकर के आप शुरू से अब तक की अपनी जिंदगी में जो चीज भी देखे हैं, नदी को लेकर के इन तमाम गांव का क्या इतिहास रहा है, थोड़ा सा आप अगर संक्षेप में बताना चाहें तो। बस हमेशा ये तीन गांव बलिया, कदमगाछी और काशीबाड़ी हमेशा बाढ़ से बर्बाद रहा है, बाढ़ से हमेशा बर्बाद रहा है, चाहे वो खेती बाड़ी में हो या घर द्वार में हो। अच्छा, ये मतलब तीनों गांव हमेशा बाढ़ से मतलब प्रभावित रहा है, हमेशा बाढ़ से प्रभावित रहा है। और इन गांवों को लेकर के सही में कहा जाता है कि हमारे अब्बा और भी बोलते थे और गांव के लोग भी बोल रहे हैं कि कभी नदी का धार इधर था तो कभी इधर हो गया, तो लोग कभी इधर आकर के बसे तो कभी इधर नदी आ गई, उधर आकर के बसे तो उधर नदी आ गई। तो इसको लेकर के भी लोग, यहाँ के लोग कभी अस्थिर नहीं हो पाए और उसी का नतीजा है कि लोग आज के डेट में हम देख रहे हैं कि अपने गाँव में ज्यादातर लोग, सबके बाल बच्चे बाहर जाकर के कमाने को मजबूर होंगे, शायद बिल्कुल कारण हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि जो हम जिस जमीन से हम खेती बाड़ी करते हैं वो हमारी जमीन कटती जा रही है, तो हम तो बर्बाद हो रहे हैं। अब दूसरा जरिया है नहीं। जिस जगह पर हम लोग हैं, ये धान का खेत था, आप देखिए पूरी तरह से अब ये देखिए, ये किसान का धान है, अब देखिए इसमें कितनी मिट्टी आ गई, ये वाला धान कितनी मिट्टी आ रही है। इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, कुदरत ही का है। आप बताइए कि इसके बारे में आप क्या कहेंगे, ये धान ये आपका बस किसानों को बात है, और मेरा जबकि हम लोग 70% लोग किसानी से निर्वाह करते हैं। बिल्कुल निर्वाह जो करते हैं तो किसानी से करते हैं, और बाकी जो 30% है उसी में हम बाहर जाते हैं, कोई बिजनेस करता है, कोई इसमें से जॉब करता है। तो आप जैसे ये वाला एरिया को दिखा दीजिए जरा सा। इस वाले एरिया में देखिए कि धान की जो खेत है वो बिल्कुल नदी में समा चुका है। ऐसे में लोग अगर धान की खेती नहीं हुई तो खास करके बिहार और बंगाल के लोग जो हैं वो मुख्य रूप से उसका भोजन चावल ही है। ऐसे में वो खाएंगे क्या? ये भी समस्या हो सकता है कि जब हमारे घर में अनाज नहीं आएगा तो हम यहाँ से पलायन करने पर मजबूर होंगे। अनाज छोटी सी बात है, पलायन करने पर मजबूर होंगे, क्योंकि पेट की समस्या ही सबसे बड़ी समस्या है। यही वजह है कि लोग कमाते हैं, घर बार छोड़ करके जाते हैं, बीवी बाल बच्चे के लिए, परिवार के लिए। आज हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पलायन की समस्या है। अच्छा, ये एक बात ये है कि इसको लेकर के जब से ये मतलब कटाव तेज हुआ है, हम लोगों ने अपने स्तर से भी प्रयास किया है कि भाई इसका काम हो जाए, गांव के लोगों ने भी किया है, लेकिन पदाधिकारी आए, कुछ नेतागण भी है,
लेकिन स्थिति की अगर हम बात करें तो वो अब तक जस की तस बनी हुई है। इस पर मतलब आप क्या कुछ? मैं आपको तो सबसे पहले यही कहा हूँ कि इसमें मैं सरकार को भी दोष नहीं दूंगा, दोष भी दूंगा। पहले कहा नेता को भी दोष दूंगा, लेकिन दोष नहीं दूंगा। नहीं, मैं बचना नहीं चाहता हूँ, मैं बचना नहीं चाहता हूँ। जो सच, मैं हमेशा कहूँ कि सच को सामने में रखूंगा, बिल्कुल बिल्कुल। सच को सामने में। मैं नेता को इसलिए दोष नहीं दूंगा कि नेता भी आगे उस चीज को कहता है, लेकिन और वो अफसर भी उनको कहता है कि ठीक है काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। लेकिन मैं पहले कहा कि सरकार उस जगह पर ज्यादा ध्यान देती है जहाँ उसको आमदनी हो। अच्छा, तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि सरकार को जिस जगह से इनकम होगी उस जगह पर सरकार का ध्यान एक ही मुद्दे पर ज्यादा जाएगा, सरकार इन चीजों को नजरअंदाज करेगा। सबसे छोटा सा मिसाल आपको ये ब्रिज दिख रहा है, चरगड़िया ब्रिज, अगर वो कटने लगे तो आज वो करोड़ों रुपए वहां खर्च कर देगा। लेकिन एक गांव अगर कटने को है तो वहां नजरअंदाज कर देगा। सिर्फ वो आएंगे दिलासा देने, चाहे वो अफसर आए नेता है। लेकिन आज ये जो आपका चरगड़िया ब्रिज वो हाईवे दिख रहा है, अगर वहां आज कटने को तैयार हो जाए तो वहां करोड़ों रुपए खर्च कर देगा। अच्छा, पानी की तरह बहा देगा पैसा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि देख रहे थे कि भाई इसको लेकर के पदाधिकारी, जैसे कि आप बताएं कि खास करके बिहार में जो काम होती है वो काम उसी तरह के एरिया को देख करके होता है कि जहाँ से नेता की जेब में भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट जाए। और इस सवाल में मुझे लगा कि आप कहीं दिन थोड़ा सा बचने का भी कोशिश किए और सवाल की तुलना से जिसमें मैं हमेशा कहूँ मैं सच को सामने में रखा हूँ। मैं पहले क्या करना, मैं अफसर को बदनाम करूंगा न नेता को बदनाम करूंगा। चलिए अब एक और सवाल आपसे हम पूछना चाहेंगे कि जनता को लेकर, जनता जो है इस गांव की जनता जो खास तौर इस नदी से जो प्रभावित है, कदमगाछी हो गया, काशीबाड़ी हो गया, डकेता हो गया, अब देखिए बलिया भी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि बलिया प्रभावित नहीं है। और बलिया के अलावे अगर आप दक्षिणी छोर में जाएं, थुबरी वगैरह हो गया, इधर बारा साइड हो गया, कई हम लोग यहाँ खड़े हैं और सीमावर्ती इलाके में खड़े हैं, अररिया किशनगंज के बॉर्डर में। और मेरा कदमगाछी बलिया मौजा जो है वो लास्ट मौजा है कोचाधामन किशनगंज का, उसके बाद अररिया शुरू हो जाता है। तो हम लोग बॉर्डर में खड़े हैं, तो इससे अररिया भी प्रभावित है तो किशनगंज भी प्रभावित है, जोगी भी प्रभावित है तो कोचाधामन भी प्रभावित है। चलिए अब हम चाहेंगे कि मीजान साहब आप भी बातचीत कर रहे थे, नदी कटाव दिन ब दिन जो है बढ़ते ही जा रहा है, इसको लेकर के हमारे बीच अभी एक हमारे साथी मौजूद है जो कि बलिया पंचायत का एक तरह से अपनी चिकित्सा में सेवा दे रहे हैं। खास करके कोरोना के टाइम में इन्होंने, जिस समय पेशेंट को बच्चा छू नहीं रहे थे, पेशेंट को डॉक्टर छू नहीं रहे थे, ऐसे समय में इन्होंने बलिया पंचायत में आकर के अपना योगदान दिया है। तो इनको भी चूंकि इलाका इनका काफी लंबा है, अपने क्षेत्र वगैरह में घूमते रहते हैं, इलाज के सिलसिले में बच्चों का इलाज करते हैं। तो अब हम इनसे जानना चाहेंगे कि अजंबिया साहब, अभी आप लोग जो आए तो गाँव का नदी कटाव देख करके आपके मन में क्या क्या मतलब विचार चल रहा था, क्या दर्द लग रहा था आपको? तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ बुलाए, धन्यवाद। नदी देख के तो क्या बोलेगा, इसमें तो कोई खुशी का बात नहीं है, बहुत अफसोस की बात है कि इतना कम से कम 50 एकड़ जमीन जो धान अभी लगभग 1 महीना में कटने वाला था बर्बाद हो गया है। ऊपर से नदी इस बार कुछ ज्यादा ही मतलब अपना खौफनाक रूप ले चुका है और दिन ब दिन कटान होते जा रहा है। जिस तरह से कभी आप जो कदमगाछी आते थे, एक दौर में आपको लग रहा था कि कदमगाछी आते थे लोगों से बातचीत करते थे, एक मतलब चेहरे में हंसी और मुस्कुराहट टाइप का होता था, लेकिन हालात जो है अब इस तरह का बदल चुका है कि अब नदी किनारे जो भी लोग आए हुए हैं उनके चेहरा से आप मतलब क्या आपको लग रहा है चेहरा देखे? ज्यादातर मतलब बाढ़ प्रभावित होकर के खौफ ज्यादा और गम ज्यादा है, सब गम ज्यादा। अभी इस इलाके को थोड़ा सा दिखा दीजिए किस तरह का है जी माहौल, मतलब आपको लगा ना कि लोग मतलब किस तरह का है? अभी पहले जिस गांव में आप आते थे लोग हमें हंसते खेलते रहता था, अभी जिस इलाके में आप भी क्रिकेट खेले होंगे शायद, इस इलाके में जी आते हैं कभी आते, इस इलाके में आप क्रिकेट खेले होंगे और उसी इलाके में आप आज हालत ऐसी हो गई है कि आप उस इलाके में छोड़िए जहाँ पे क्रिकेट खेल करके लोग लंच के लिए बैठते थे, वहां तक नदी बिल्कुल अपना कहर बरपा चुका है। तो कदमगाछी काशीबाड़ी को लेकर के जो है अब एक तरह से अलर्ट मोड में है, कदमगाछी काशीबाड़ी डकेता बलिया और इधर के इलाकों को लेकर के भी। आप बताइए, आप अपने स्तर से आपकी क्या कोशिश रहेगी कि इस एरिया में काम हो सके ताकि कटाव से बच सके? आप अपने स्तर पर क्या कोशिश करेंगे? हम लोग तो आम आदमी, हम लोग तो कोई नहीं। अब कटाव काफी तेज हो ही चुका है, ऐसे में इन प्रभावित क्षेत्र के लोगों को क्या करना चाहिए कि मतलब लोगों का ध्यान इसमें जाए और काम हो सके? अभी तो फिलहाल मेरे समझ से काम का टाइम है नहीं। ठीक, सुरक्षा की बात जहां तक है, हम अपनी जान माल की यही सुरक्षा करेंगे कि नदी का जिस हिसाब से कटाव हो रहा है, इन फसलों को तो हम बचा नहीं सकते हैं अपनी अब सुरक्षा। और अगर इससे ज्यादा अगर कटाव हो
और बाढ़ की समस्या हो तो हम सुरक्षित स्थानों में जा सकते हैं। लेकिन अभी मैं नहीं समझता हूँ कि अभी कोई सुरक्षा का कोई विशेष मतलब प्रबंध हो सकता है, तो मतलब प्रशासन की भी तरफ से। प्रशासन की तरफ से फिलहाल मतलब वो सब बोरी वगैरह में मिट्टी वगैरह भर करके अभी ऐसा कुछ किया ऐसा अभी मेरे समझ से ये हल नहीं है, इस वक्त हल नहीं है। तो फिलहाल यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ महीना जैसे जनवरी से लेकर मार्च के बीच तक, हाँ, ये चीज नवंबर दिसंबर में जब ये नदी का जब पानी डाउन हो जाएगा तो उसके बाद ये चीज हो सकता है। और मैं ये चाहूंगा कि मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को, चाहे वो पंचायत का मुखिया हो या हमारे जिला पार्षद हो या विधायक हो या एमपी हो, मैं इस वीडियो के माध्यम से यही संदेश देना चाहूंगा कि वो लोग आए और ऐसी जितने भी गांव हैं नदी किनारे, जो से आपने हरिया बोला और मुसलडंगा बोला, मटियारी बोला और मचकुड़ी है, सतमेरी है, इन गांव पर विशेष ध्यान दिया जाए। मैं यही एक मेरी गुजारिश है, एक अपील है, एक समाज के प्रति मैं यही संदेश देना चाहूंगा। अच्छा, बतौर एक सजग नागरिक और बुद्धिजीवी होने के नाते, क्योंकि आपको सोशल मीडिया में भी आपका एक अलग फेम है, इलाके में लोग आपको जानते हैं, और जहां तक बात रही कि अगर किशनगंज के इलाके में, सीमांचल के इलाके में, खास करके किशनगंज को देखा जाए तो एमपी से लेकर के एमएलए तक किसी से भी आप मतलब तारीफ के मोहताज, आप जिससे भी मिलते हैं तो यकीनी तौर पर आपकी बात की थोड़ी कदर भी होती है। तो ऐसे में आपकी इस कटाव को लेकर के, इस कटाव को बनवाने को लेकर के आगे आपकी क्या क्या भूमिका रहेगी? मैं आपसे क्या क्या उम्मीद कर सकता हूँ कि इस कटाव को रोकवाने के लिए आप क्या क्या? हमेशा, आपने पहले ही कह दिया कि अगर कोई हमें आवाज देगा तो मैं वहां हाजिर हूँ। तो मैं एक सजग नागरिक होने के नाते हमारे जितना मेरे तरफ से मेरी जितनी मदद होगी, मैं सिर्फ एक अपना बलिया, कदमगाछी या काशीबाड़ी के लिए नहीं, हर एक गांव के लिए मतलब आवाज उठाने के लिए, आवाज भी उस आवाज को वहां तक पहुंचाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो मैं आपको अभी एक चीज और आपको बताया कि इस वीडियो के माध्यम से मैं तो अपने जनप्रतिनिधियों को संदेश दे दिया, और शायद अगर मेरे अफसरान भी अगर मेरी वीडियो को देखेंगे तो उनसे भी गुजारिश है कि ऐसे गांव पर विशेष ध्यान दिया जाए। बिल्कुल। अब तो चलिए, आप बिल्कुल ये हम लोग आए और इसको देखे, आप यहाँ पे आए, खास करके बलिया से चल करके आए। ऐसे तो बलिया भी प्रभावित है, लेकिन बलिया कदमगाछी की तुलना में अभी फिलहाल प्रभावित है। बावजूद उसके आप कदमगाछी के इस दुख भरे हालात में कदमगाछी देखने के लिए आए, और क्या सोच है, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप जाते जाते अगर कहना चाहें क्या बनाना करो, मैं तो सिर्फ कह दिया कि हम कभी वक्त रहते हुए कभी तैयार नहीं हुए, और हम हमेशा उस वक्त जगह जब हम बर्बादी हो तो बाढ़ बर्बादी, तो ऐसी चीजों के लिए समस्याओं का हमेशा पहले होता है। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, ये थे हमारे बीच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज, धन्यवाद। आपसे मिलके और बहुत अच्छा लगा। और मैं ये तो पहले ही मैं कहूँगी, मेरा एक समाज है, मेरा घर है, मेरी भी जिम्मेदारी है। चलिए मियां साहब, आप जाते हैं तो एक शब्द अगर बोलना चाहें, 2 शब्द बोल दें कुछ। तो मैंने तो आपको बुलाया यहाँ पे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी अभी तो हम लोग फिलहाल दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बात का निचोड़ यही है कि पूरी तरह से जो बातचीत हुई, इसका निष्कर्ष यही कहा जा सकता है कि अगर समय रहते अगर इन चीजों पर कंट्रोल कर लिया जाए तो यकीनी तौर पर इससे बड़े बड़े मामलों को सुलझाया जा सकता है। बस बात है इच्छा शक्ति की। अगर सरकार चाहे, हमारे जनप्रतिनिधि चाहे, और गांव के लोग तो वैसे सजग हैं ही, गांव के लोग जागरूक हैं ही, तो मैं तमाम इस खास करके एरिया के नेताओं से और मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार से निवेदन करना चाहूंगा कि एक सजता, एक गुलिस्ता को अगर आपको बचाना है तो इस इलाके में कम से कम बाढ़ जैसे बिल्कुल एक अस्थायी समाधान निकालना होगा, जिसमें कि बोल्टर से जो है खास करके वो लोहा का तार वगैरह से ये करके उसको बोल्टर वाला ये करके अगर यहाँ पे कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से इस इलाके को फिर से आबाद रहेंगे, इस इलाके में फिर से खुशहाली आएगी। इसी के साथ दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।